चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लोहा का निष्कर्षण पढ़ेंगे। लोहा का निष्कर्षण कैसे करी जाती है इसको एकदम सिंपल तरीका से हम लोग समझेंगे। अभी तक हम लोग एल्युमिनियम का, जस्ता का, कॉपर का निष्कर्षण करना सीख चुके हैं। यानी निष्कर्षण का ये चौथा वीडियो लोहा का रहेगा और लोहा का निष्कर्षण खत्म करने के बाद आपका सारा निष्कर्षण क्लियर हो जाएगा। इसमें पारा उरा का आपको निष्कर्षण उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो लोहा का देखो, लोहा का क्या क्या नाम होता है। लोहा को आयरन कही जाती है, चाहे फेरस कही जाती है, इसी का नाम होता है। लोहा को आयरन या फेरस कही जाती है, ठीक है ना। तो इसमें कैसे हमें लोहा का निष्कर्षण करना है यही पढ़ना है। देखो बुआ, लोहा का क्या क्या नाम, लोहा को बोल सकते हैं लोहा, फेरस, आयरन बोल सकते हैं। अब देखो, लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है। इसकी परमाणु भार कितना होता है, तो 55.85 मतलब 88 बोल सकते हैं। यानी इसका यहाँ पर लेकर चल रहे हैं तो 55.85 होता है, जिसको हम लोग लगभग कितना लेकर चलते हैं, 56 लेकर चलते हैं, ठीक है ना। यानी इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान लोहा का देखी जाए तो 56 होता है। ऑक्सीकरण अवस्था, लोहा भी ऑक्सीकरण अवस्था 2 दर्शाता है, जैसे कॉपर दर्शा रहा था, वैसे ही ये ऑक्सीकरण अवस्था 2 दर्शाता है। एक होता है +2 और दूसरा होता है +3। यानी लोहा का जो ऑक्सीकरण अवस्था होगा वो +2 और +3 होगा। अब देखो, लोहा का जो मुख्य अयस्क होते हैं वो कौन कौन सा होते हैं, वो होते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe3O4, और दूसरा होता है लाल हेमेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe2O3। ये लाल हेमेटाइट का दूसरा नाम सिर्फ हेमेटाइट भी होता है। इसी हेमेटाइट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, लोहा प्राप्त करते हैं। इसकी वजह से यानी लोहा का मुख्य जो अयस्क होता है वो लाल हेमेटाइट होता है। और देखो आगे इसको हम लोग भूरा हेमेटाइट, देखो यहाँ पर है लिमोनाइट। लिमोनाइट चाहे लिम्फोनाइट भी इसको कह सकते हैं हम लोग। तो जो लिमोनाइट होता है ना, ये लिमोनाइट, ये जो देखो जो लिमोनाइट होता है ना, ये लिमोनाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लिमोनाइट को हम लोग बोलते हैं लाल भूरा हेमेटाइट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भूरा हेमेटाइट भी होगा। अभी एक चीज आप समझिएगा जरा सा, एक चीज आप समझिए यहाँ पर, इसका लाल हेमेटाइट नाम होता है, इसका भूरा हेमेटाइट। भूरा हेमेटाइट में जल की मात्राएं होती है, लेकिन लाल हेमेटाइट में जल की मात्राएं नहीं पाई जाती है, यही चीज होती है। तो लाल हेमेटाइट भी क्या होता है, इसका लोहा का अयस्क है, इसी के माध्यम से हम लोग लोहा प्राप्त करते हैं। और दूसरा होता है लिमोनाइट। इस लिमोनाइट का सूत्र होता है Fe2O3 × 3H2। तो लाल हेमेटाइट में जल की मात्राएं नहीं होती है, लेकिन लिमोनाइट जिसको हम लोग भूरा हेमेटाइट बोलते हैं, इसमें जल की मात्राएं होती है। और चौथा होता है सीडेराइट। देखो, सीडेराइट का सूत्र होता है FeCO3। FeCO3 होता है। अब पांचवा लौह पाइराइट होता है, जिसका हम लोग बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है FeS2। यानी देखिए जा, लोहा का 5 गो अयस्क हम लोग लेकर चले हैं, मैग्नेटाइट, लाल हेमेटाइट, भूरा हेमेटाइट, सीडेराइट, लौह पाइराइट। लेकिन इसमें जो उस लोहा का मुख्य अयस्क होता है वो लाल हेमेटाइट, जिसको सिर्फ हेमेटाइट भी कहते हैं। देखो, हेमेटाइट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। लाल हेमेटाइट जिसके द्वारा हम लोग लोहा प्राप्त करते हैं, लेकिन एक भूरा हेमेटाइट भी होता है जिसमें जल की मात्राएं पाई जाती है। इस कारण से हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लोहा प्राप्त करने के लिए हम लोग लाल हेमेटाइट या इसको सिर्फ हेमेटाइट भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसके निष्कर्षण के लिए हम लोग हेमेटाइट या लाल हेमेटाइट का उपयोग करते हैं। ये जो अयस्क होती है ना, इसी अयस्क का हम लोग प्रयोग करते हैं, हेमेटाइट का प्रयोग करते हैं। ये कौन सा लाल हेमेटाइट है, यानी Fe2O3 का हम लोग प्रयोग करके इसके माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, तो भैया लोहा प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, निष्कर्षण के लिए यहाँ पर हेमेटाइट का प्रयोग करना है। यानी अगर होगा तो लिख सकते हैं लोहे के निष्कर्षण में हेमेटाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हेमेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क पाया जाता है। अब इसमें जो निम्न चरणों में पूर्ण होती है, देखो इसमें 4 चरण हम लोग लेकर चलेंगे। 4 चरणों में हम लोग लोहा प्राप्त करेंगे। यानी हेमेटाइट के द्वारा हम लोग 4 चरण में क्या करेंगे, लोहा प्राप्त करेंगे। वो भी कौन कौन सा चरण मैं आपको समझा रहा हूँ, समझते आप चलिए। पहला चरण अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण में क्या होता है, लोहा क्या आता है, लोहा भाई देखो चुंबक के नजदीक जाता है। तो क्या होता है, अयस्क को, लोहा को सांद्रित करने के लिए हम लोग उसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, चुंबक रहता है, लोहे वाली चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और अशुद्ध को क्या करेगा, वो अलग छाड़ देता है। तो जब लोहे का महीन चूर्ण, चाहे हेमेटाइट का जब महीन चूर्ण बनाकर चुंबकीय पृथक्करण विधि में प्रयोग करी जाती है, तो वहां पर जो अयस्क का मतलब लोहे का सांद्रण हो जाता है। यानी शुद्ध अयस्क एक साइड और अशुद्ध अयस्क एक साइड हो जाती है। यानी हेमेटाइट का अयस्क का सांद्रण करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अयस्क सांद्रित हो जाता है, मतलब हेमेटाइट यहाँ पर सांद्रित हो जाता है। दूसरा का क्रिया होता है जारण, ठीक है ना। तो अयस्क के सांद्रण में हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि के माध्यम से पूरी तरह से हेमेटाइट को सांद्रित कर देते हैं। लेकिन जारण में क्या होता है कि जारण में जो हमारा सांद्रित अयस्क मिला है ना, यहाँ पर उस सांद्रित अयस्क में कोक मिला देते हैं। कोक का मतलब होता है कार्बन या कोयला भी कह सकते हैं। कोयला यहाँ पर क्या करते हैं, जारण में मिला देते हैं। यानी अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो अभी जो हमारा सांद्रित अयस्क मिला है, हेमेटाइट को मैं क्या किया हूँ, शुद्ध किया हूँ। जो अयस्क है उसको शुद्ध किया हूँ। तो जो अयस्क हमारा सांद्रित अयस्क मिला है
उसमें क्या मिलाएंगे, कोक मतलब कार्बन मिला देंगे। जैसे ही कार्बन मिलाते हैं और क्रिया उसकी कराते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो भी उसमें नमी रहती है, मतलब जो भी हमारे पास आई है हेमेटाइट, जिसको सांद्रित करने के बाद जो हमारे पास एस है, उसमें जैसे ही हम क्या करें, मतलब यहाँ पर सांद्रित जो हेमेटाइट है, ये हेमेटाइट मान के चलिए, इसमें जैसे ही आप कोक मिला दीजिए, कार्बन मिला दीजिए, तो यहाँ पर 3 काम देखने को मिलेगा कि जो नमी होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो आर्सेनिक होता है, ये तीनों के तीनों बाहर निकल जाते हैं। यानी नमी मतलब उसमें जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाता है, आर्सेनिक भी यहाँ से बाहर निकल जाता है। और दूसरा क्रिया क्या होता है कि फेरस जो ऑक्साइड रहता है, फेरस ऑक्साइड का सूत्र Fe होता है, FeO। ये जो फेरस ऑक्साइड रहता है ना, ये क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड में मतलब Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज समझिएगा बाबू, सबसे पहली बात समझो, अभी तो आपने अयस्क का सांद्रण पढ़ लिया कि अयस्क के सांद्रण के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोहा को चुंबकीय पृथक्करण विधि में प्रयोग करेंगे, वहां से लोहा लोहा नहीं, हेमेटाइट को क्या करें, चुंबकीय पृथक्करण विधि में प्रयोग करके वहां से उसको सांद्रित कर लिया जाता है। अब जैसे ही ये हेमेटाइट सांद्रित हो जाता है, इसमें कोक मिलाकर अभिक्रियाएं कराते हैं, तो वहां पर जो नमी होता है, मतलब उसमें जल की जो मात्राएं होती है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं होती है, जो उसमें आर्सेनिक होती है, बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर दूसरी भी क्रिया होती है, यहाँ पर 3 क्रिया। दूसरा का क्या होता है कि जो फेरस ऑक्साइड मतलब जो FeO होता है ना, वो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाती है। देखो Fe2O3 में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, यही हेमेटाइट का सूत्र होता है। और तीसरा का होता है कि जो अभी हमें हेमेटाइट जो अयस्क प्राप्त हुआ है वो एकदम रंध्री हो जाता है। रंध्री का मतलब जल की मात्रा को साफ एकदम सुखा देता है। अब पेड़ पौधों में रंध्र पड़े होंगे जिसके माध्यम से वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी जो अयस्क हुआ ना वो रंध्री हो गया, मतलब उसमें कहीं ना कहीं छिद्र टाइप का हो गया है। मेरे कहने का मतलब बाबू इतना समझो आप कि पहला जो हमें हेमेटाइट है ना, उसमें क्या करना है, अयस्क को सांद्रित करना है। जो सांद्रित अयस्क आएगा उसमें कोयला या कार्बन मिला देंगे, मतलब कोक मिला देंगे, तो वहां पर 3 क्रियाएं होंगी। पहला, नमी उसमें से भाग जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्सेनिक क्या हो जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा। दूसरा का जो FeO होता है ना, वो Fe2O3 में मतलब फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा का जो अयस्क अब मिलेगा वो एकदम रंध्री होगा, मतलब गैसों को निकालने खींचने के लिए एकदम स्वतंत्र होता है। तो 3 काम जारण में हो जाता है, ठीक है ना। 3 काम क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्राएं पाई जाती है। कार्बन मिला दिए तो कार्बन मिलाने की वजह से ऑक्सीजन उसमें होगा, क्योंकि जारण में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नमी, आर्सेनिक सब बाहर निकल जाएगा। और जो फेरिक ऑक्साइड होता है, वो जो फेरस ऑक्साइड होता है FeO, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी Fe2O3 में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो अयस्क होता है एकदम छिद्र वाला, गैसों को निकालने ढुकाने वाला बन जाता है, मतलब अयस्क बहुत रंध्री हो जाता है। तो जारण की क्रिया में 3 स्टेप चलते हैं। और उसके बाद तीसरा होता है पदद्रावण, जिसको अवकरण भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, कार्बन भी आपको मिलाना है, इसमें चूना पत्थर भी आपको मिलाना होता है। चूना पत्थर का सूत्र आपको पता होगा, चूना पत्थर का सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर भी कही जाती है, चूना पत्थर भी कही जाती है। यानी अगर अब पदद्रावण में क्या कर जाती है, जो हमारे पास भट्टी होता है, देखो पदद्रावण की क्रिया में एक भट्टी यूज करी जाती है जिसको अभिधमन भट्टी या वाट भट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस पदद्रावण क्रिया में क्या होता है कि जो अयस्क हमारा मिला है ना, उस अयस्क में कार्बन मतलब कोक मिलाना है और चूना पत्थर मिलाना है। इन तीनों को मिक्स करके चौथे स्टेप में आ जाना है, वाट भट्टी में डाल देना है। यानी जो अयस्क मिला उसको और उसमें कार्बन मतलब कोक और चूना पत्थर मिला देना है। अब मिलाने के बाद आपको वाट भट्टी का प्रयोग करना है। देखो यहाँ पर अयस्क जो मिला है, जो चूना मिला है, जो कोक मिला, चूना पत्थर इसको लिखेंगे, ठीक है ना। अयस्क, चूना पत्थर, कोक, इन तीनों को मिलाकर ये आपका कौन सा है, ये वाट भट्टी है। ऊपर से क्या शंक्वाकार आकृति होती है, ऊपर से इन तीनों का मिक्सिंग रूप इसमें डाल दी जाती है। अब जैसे ही डाली जाती है, देखो यहाँ छिद्र, यहाँ भी छिद्र, ये दोनों हवा वाला है। यहाँ से क्या करी जाती है, हवा की तेज झोंके प्रवाहित करी जाती है। आज जैसे ही यहाँ से हवा की तेज झोंके प्रवाहित की जाती है, ये जो कोक रहता है ना, ये ऑक्सीजन से यानी हवा से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। ये किसमें क्रिया होती है, वाट भट्टी में क्रिया होती है। इसको अभिधमन भट्टी भी कही जाती है। देखो यहाँ पर मैंने तीसरा का स्टेप में पदद्रावण होती है, बताओ अवकरण होती है। इसमें कार्बन भी मिलाना, मतलब कोक भी मिलाना है, चूना पत्थर भी मिलाना है, और जो अयस्क है उसको भी मिला देना है। इन तीनों को मिला देना है। अब मिलाने के बाद अभिधमन भट्टी में, वाट भट्टी में क्या करेंगे, इन तीनों को डालेंगे। जैसे ही डालेंगे, यहाँ से हवा की जब तेज झोंके प्रवाहित करते हैं, तेज झोंके जब क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ जो कोक होता है, जो कार्बन होता है, वो ऑक्सीजन से यानी हवा से अभिक्रिया करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ कार्बन से, जो कार्बन है उससे रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई जाती है ना, वो अयस्क से, अयस्क रहता है ना, अयस्क जिसको हम लोग क्या बोले, Fe2O3, क्योंकि देखो फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया, तो ये भी एक तरह का अयस्क ही है, समझिए ना। तो Fe2 जो फेरिक ऑक्साइड था, वो क्या करता
है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें जो अयस्क Fe2O3 है उससे रिएक्शन करके लोहा दे देता है, लोहा बना देता है। और लोहा जो होता है ना सबसे ये वाट भट्टी के सबसे निचली वाली सतह में क्या होता है, जम जाता है। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, लोहा जम जाता है। और जो लोहा में थोड़ा सा धातु मल कचरा रहता है ये उसकी ऊपरी सतह पर जमा रहता है। ये होती है वाट भट्टी। वाट भट्टी में कुछ नहीं करना, देखो यहाँ अवकरण मतलब पदरौण क्रिया में आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे Fe2O3 जो एस का आपको प्राप्त हुआ है उस एस को ले लेना है, ठीक है ना, उस एस को ले लेना है, उसमें कार्बन मिलाना है, चूना पत्थर मिलाना है। और तीनों को मिलाने के बाद ऐसे वाट भट्टी में क्या करना है, डाल देना है। और जैसे इसमें हवा की तेज झोंके जैसे इसमें क्या करेंगे हम लोग प्रवाहित करेंगे, जैसे इसमें हवा की तेज झोंके प्रवाहित करेंगे, यहाँ जो कोक मतलब जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से नहीं हवा से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड वो Fe2O3 से अभिक्रिया करके लोहा देता है, Fe दे देता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड से जो अयस्क इसमें मिलाएगा उस अयस्क से रिएक्शन करके लोहा देने का काम कर देता है। यानी यहाँ से लोहा क्या होती है, बन जाती है। और लोहा भट्टी के सबसे निचली सतह में रहती है, ढली मतलब द्रवित अवस्था में रहती है, जिसे किसी अन्य साचे में हम लोग ढाल लेते हैं। इसी कारण से यहाँ जो लोहा प्राप्त होती है उसको ढलवा लोहा हम लोग कहते हैं। ढलवा लोहा का मतलब जो यहाँ पर भी हमें लोहा प्राप्त हुआ एकदम ढला एकदम पिघला जैसा रहेगा, यानी ढलवा उसको लोहा कहते हैं, ठीक है ना। देखो बुआ फिर से मैं आपको समझाना चाहूँ कि यहाँ लोहा प्राप्त हुआ 4 क्रिया में। मैंने आपको बताया पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा का जारण, तीसरा का पदरौण और चौथा अभिधमन भट्टी चाहे वाट भट्टी हम लोग कह सकते हैं। 4 स्टेप में आपका प्राप्त होगा। पहला आपको क्या करना है, अयस्क का सांद्रण जो आपके पास हेमेटाइट है उसको क्या करेंगे, चुंबकीय विधि के द्वारा हम लोग उसको सांद्रित कर लेंगे। अब जो सांद्रित अयस्क आएगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, क्योंकि भाई जारण करना है तो उसमें कार्बन मिलाकर जैसे ही उसको जारित करेंगे मतलब ऑक्सीजन की धाराएं ऑक्सीजन उसमें प्रवाहित करेंगे। चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको गर्म करेंगे तो वहाँ 3 क्रियाएं होती है, नमी, आर्सेनिक और जो आर्सेनिक नमी कार्बन डाइऑक्साइड जो आर्सेनिक होता है ये तीनों बाहर निकल जाते हैं। और दूसरा का फेरिक जो ऑक्साइड मतलब Fe जो होता है ना वो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में बदल जाती है, यानी फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में बदल जाती है। और जो अयस्क हमें मिला है ना ये Fe2O3 ये क्या होता है, अधिक रंध्री हो जाता है, ठीक है ना। ये पहला जारण में हो गया। उसके बाद पदरौण में क्या करते हैं कि जो हमारे पास अयस्क मिला होता है उसमें कोक और चूना पत्थर मिला के मिक्सिंग कर देते हैं। अब मिलाने के बाद वाट भट्टी में क्या करते हैं, उसको डालते हैं। देखिए वाट भट्टी का सिंबल है, इसमें क्या करेंगे ये तीनों चीजें अयस्क, चूना पत्थर और कोक जैसे ही डालेंगे यहाँ पर डालने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही हवा की झोंके इसमें प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, कार्बन जो होता है ना वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मतलब हवा से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना ये जो अयस्क डाला गया था Fe2O3 उससे अभिक्रिया करके हमें लोहा देने का देखिए काम कर रही है। और इस तरह से क्या होता है, लोहा प्राप्त होता है। तो लोहा भट्टी के सबसे निचली सतह में एकदम पिघली हुई रहती है, जिसे किसी अन्य सांचे में ढाल लिया जाता है। तो ढालने की वजह से हमें जो लोहा प्राप्त होती है उससे हम लोग बोलते हैं ढलवा लोहा। क्या बोलेंगे, ढलवा लोहा कहते हैं। कौन सा लोहा, ढलवा लोहा। यानी हमें जो लोहा यहाँ प्राप्त होती है उसे ढलवा लोहा कहते हैं। अब देखो ढलवा लोहा को 2 तरीके से हम लोग यूज करते हैं। पहले का तो उसको चादर के रूप में यूज करते हैं जिसके कारण से उसको हम लोग इस्पात कहते हैं, और दूसरा का उसको पीट पाट के यानी पीटवा लोहा भी कहते हैं। यानी ढलवा लोहा भी देखो 2-3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला लोहा अगर मैं आपको बताऊं तो पहला हो जाएगा पीटवा लोहा और दूसरा का इस्पात में चला जाएगा, इस्पात जिसको स्टील हम लोग कहते हैं। अब देखो ढलवा लोहा से ये पीटवा लोहा कैसे बनती है और इस्पात कैसे बनती है समझ लीजिए। ढलवा लोहा जो यहाँ प्राप्त हुआ है ना ढलवा लोहा, इस ढलवा लोहा को फिर पिघलाया जाता है। अब पिघलाने के बाद उसे लेई की तरह बना दिया जाता है, और जैसे ही वो लेई की तरह बन जाएगा उसे गोला की तरह मतलब छोट गोला बना दिया जाएगा, और हथौड़े से उस गोले को मारा जाएगा ताकि उसके अंदर जो कचरा है, जो धातु माल है, जो स्लैग है वो बाहर निकल जाए। और जैसे ही वो स्लैग बाहर निकल जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पीटवा लोहा। पीटवा लोहा का मतलब होता है पीट कर उससे कचरा बाहर निकालना है, यानी उससे स्लैग या धातु मल को बाहर निकालना है। लेकिन इस्पात में थोड़ा सा हटके होती है। इस्पात में क्या करते हैं, लोहा को जो ढलवा लोहा है ना उसको जलाने का काम करते हैं, पूरी तरह से लाल करने का काम करते हैं, फिर कार्बन उसमें मिलाने का काम करते हैं। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ढलवा लोहा 2 प्रकार का हो जाता है, पीटवा लोहा और इस्पात हो जाते हैं। पीटवा लोहा कैसे होते हैं, ढलवा लोहा से ही बनाए जाते हैं। तो ढलवा लोहा को क्या करी जाती है, सबसे पहले उसको पिघलाई जाती है, पिघलाने के बाद उसे मतलब लेई की तरफ पिघला दी जाती है, पिघलाने के बाद उसे छोटे छोटे गोले के रूप में कन्वर्ट कर दी जाती है, और फिर उस पर हथौड़े गिराई जाती है, और हथौड़े से पीट कर उसके अंदर के अशुद्धि को या अंदर के धातु मल को बाहर निकाली जाती है। और इस तरह से हमें जो लोहा प्राप्त होता है उसे हम लोग पीटवा लोहा कहते हैं। पीट कर शुद्ध करना, लोहा प्राप्त करना। इस्पात में थोड़ा सा अलग होता है। जो ढलवा लोहा
लोहा होता है ना, उसको गर्म करना होता है, पूरा इतना गर्म करिए कि उसका नीली लौ जलना अपने आप बंद हो जाए। जब बंद हो जाएगा तो उसमें आप कार्बन की मात्रा मिला दीजिए, और कार्बन की मात्रा मिलाने के बाद उसको चादरों के रूप में आप कन्वर्ट कर दीजिए, और वही आपका बन जाता है इस्पात। वही बनता है क्या? इस्पात बनता है। तो कोई ये बड़ी बात नहीं होती है। ढलवा लोहा प्राप्त होता है, उसी ढलवा लोहा से पिटवा लोहा, इस्पात सब चीज बनती है। यानी लोहे का हम लोग देख सकते हैं तो हर काम में यूज करते हैं। लोहे का हम लोग उपयोग किस लिए करते हैं? दुनिया की हर काम में देख सकते हो उपयोग करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भी उपयोग करते हैं। हमारे शरीर में भी लोहे की, आयरन की कमी की वजह से बहुत सा एनीमिया भी रोग होती है। कहीं ना कहीं ये लोहे हमारे लिए क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। तो बस 4 स्टेप में आपको निष्कर्षण करना है। एस का सांद्रण, उसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करना है। आजारण में आपको कोक मिलाकर उसको उसमें हवा जैसे ही प्रवाहित करेंगे वहां पर 3 क्रियाएं आपकी होंगी। आपका द्रवण में क्या करना है? जो एस का आपको आया है उसमें कोक और चूना पत्थर मिलाकर वाट भट्टी में आप डालिए और हवा की तेज झोंके प्रवाहित करेंगे तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, और एक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के संग रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? जो एस था उसके संग विक्रिया करके लोहा हमें प्रदान कर देती है। इतनी बातें आपको रिएक्शन के अनुसार सारी भाषाएं क्या करनी है? लिख देनी है। आई होप आपको ये लोहा का निष्कर्षण समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो लोहा का निष्कर्षण कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको सिंपली से मैंने आपको समझा दिया। अभी तक चारों निष्कर्षण क्लियर हो गया। एल्युमिनियम का क्लियर हो गया, जस्ता का क्लियर हो गया, और कॉपर का क्लियर हो गया, और ये लोहा था तो लोहा का क्लियर हो गया। तो सारा निष्कर्षण क्लियर हो गया, ठीक है ना? तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।